मांझी साहब हैं, तो उनको अकेले एक ही आदमी है, उन्हीं को मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल बंसल जी, 2014 की तुलना में अगर 2024 की बात करें तो बड़े परिवर्तन ये भी है कि एक बड़े एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 की सरकार बना रही है, और जो कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसमें वो एनडीए के साथियों की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में शामिल होने वाले कुछ श्रमजीवियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। तरफ जहां शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान आ रहे हैं, ठीक वहीं दूसरी तरफ कुछ श्रमजीवी भी शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रमजीवी हैं जिनसे बात करते हैं। हमारे मन में बहुत अच्छी तरह से भावना है, पहली बार आए हैं, खुशी है, देखने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। को बहुत खुशी है, जो भी काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम इतना समय निकाल करके ध्यान दिए कि हम छोटे कर्मचारियों को, वर्करों को ध्यान देते हुए बुलाए अभी शपथ समारोह में जाने के लिए। अच्छा लगा। पहली बार आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति भवन में जाए। खुशी है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, यही बहुत अच्छा लग रहा है। बस बहुत हमको खुशी हो रही है। कम से कम मोदी जी तो हम लोग को तो देखें या बुलाए तो नहीं, हम लोग कभी पीछे रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। कम से कम रास्ता तो दिखा दिए मोदी जी आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि एक श्रमिक हैं, श्रमजीवी हैं, उनको राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्से लेने का मौका मिल रहा है, और ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी की वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। कैमरामैन अजीत के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो प्रखर, ये एक तरह से ये शैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने काम करने की भी, कि जिस तरह से हमने देखा है कि जब बड़े एक तरह से बिल्कुल जो राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम हो, बिल्कुल, या फिर भारत मंडपम का कार्यक्रम हो, इधर कर्तव्य पथ की बात हो, तो श्रमजीवियों से अलग से उनकी मुलाकात जो होती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में श्रमजीवियों को भी आमंत्रित करा है। तो जहां एक तरफ आप देखेंगे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, तो वहीं बड़े मंत्रियों और बड़े चेहरों के साथ श्रमजीवी भी इस समारोह को देखने के लिए राष्ट्रपति प्रांगण पहुंचेंगे। इसी के साथ हमारे साथ दो हमारे संवाददाता और जुड़ गए हैं, शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज भी जुड़ गए हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, और अब कुछ ही समय बचा है, मतलब 6 बज चुके हैं, 7:15 बजे से इसकी शुरुआत होने जा रही है शपथ ग्रहण समारोह की। देखिए, निश्चित तौर पर अब तैयारियां पूरी है। हमारे पीछे आप वो सुंदर तस्वीरें देख भी रहे होंगे। सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि कुल कितनी संख्या मंत्रिमंडल की आज शपथ लेने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसको लेकर अभी चर्चा का बाजार थोड़ा काफी कयासबाजी लगाई जा रही है। चूंकि जितने लोग आज चाय पर बुलाए गए थे, कहा जा रहा है कि कम से कम आधा दर्जन यानी 6 कम से कम और जो मंत्री हैं वो नहीं पहुंच पाए थे अलग अलग कारणों की वजह से वहां पर, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे एसपी बघेल है, कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा के सांसद हैं, वो 5वीं बार के सांसद हैं, 3 बार लगातार जीत कर आए हैं, राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस तरह के सुरेश गोपी नहीं पहुंच पाए थे, वो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो पहली बात ये कही जा रही है कि आज के मंत्रिमंडल शपथ आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये गुंजाइश कि हाँ दोबारा कोई विस्तार होगा निकट भविष्य में, ये खत्म हो जाएगी। चूंकि आज एक बड़ा मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है, ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर दे दिए गए हैं। और पुराने चेहरे जो आप देखते रहे हैं, अनुभवी चेहरे जो कद्दावर मंत्रालय के मंत्री रहे, वो तकरीबन सभी प्रमुख मंत्री आपको आज शपथ लेते नजर आएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इसके साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, और नए चेहरों में आप देखें कि कुछ युवा चेहरे हैं। संतुलन बनाने की कोशिश की गई, एनडीए के सहयोगी के तौर पर तमाम नए चेहरे शपथ लेते नजर आएंगे। तो वहीं कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश से, कीर्तिवर्धन सिंह, या फिर बिहार से देखें, या सुरेश गोपी केरल से पहली बार बीजेपी का खाता खुला है,
तो पूरा संतुलन भी दिखेगा और पूरा एक मंत्रिमंडल जिसमें हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर MOS वो आज शपथ लेने वाले हैं। तो ये कई बार होता है कि क्या छोटा मंत्रिमंडल शपथ लेगा बाद में विस्तार होगा, तो वो बिल्कुल नहीं है। आज ही हम देखेंगे कि एक बड़ा मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला। टोटल संख्या को लेकर मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, इसलिए वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कम से कम 50-55 मंत्री शपथ लेंगे। ठीक, हमारे साथ राजेश राज भी मौजूद है। राजेश, आज बड़ी चर्चा रही, प्रधानमंत्री ने जो संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा की उसमें उन्होंने 100 दिन के एजेंडे की बात की। वो एजेंडा क्या है? उस एजेंडे को लेकर कुछ मंत्रियों ने आपको बताया, वो क्या चर्चा करना चाहते थे प्रधानमंत्री से एजेंडे को लेकर उनके साथ? देखिए, अमूमन ये देखा जाता है प्रखर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ जब वो प्रेजेंटेशन भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ वो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए मंत्री उनके मंत्रिपरिषद के साथी होंगे, आने वाले 5 वर्षों तक सरकार का क्या खाका है, क्या रोड मैप होगा, उस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। ऑफ द रिकॉर्ड एक आध लोगों ने यह बताने की जरूर कोशिश की कि प्रधानमंत्री हर हाल में चाहते हैं कि जो विकास का जो हमारा जो धर्रा चल पड़ा है, 10 साल में हमने देश में जो विकास की गति पकड़ी है, उस विकास की गति को आने वाले 5 वर्षों में और भी रफ्तार देनी है, ताकि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत जो है वो बन सके। इसके लिए आने वाले दिनों में प्रयास किए जाएंगे और प्रधानमंत्री ने ये संकेत भी दिया है अपने दोनों कार्यकाल में कि बड़े और कड़े फैसले लिए जा चुके हैं। इस बार के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। तो कहीं ना कहीं जब मंत्रियों के साथ संवाद करते हैं तो उस पर भी जरूर चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार के साथ उनका जो समझौता किसी भी तरह का नहीं रहा है, उसको आगे कैसे कैरी ऑन करना है, इसके लिए साफ सुथरे तरीके से जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करना और मंत्री परिषद की गरिमा बनाए रखना, यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मूल मंत्र एजेंडा है। और इसकी झलक आपने पहले भी देखी है प्रखर कि जिन ढेर सारे मंत्री जो हैं रिप्लेस कर दिए गए या ढेर सारे मंत्री शामिल नहीं किए गए, यह उसी का रिफ्लेक्शन है। ठीक, हमारे साथ हीरामन तिवारी जी भी हैं। हीरामन जी, जब ये गठबंधन की बात हो रही थी और पूरी एनडीए की बैठक होने वाली थी, उसके पहले जिस तरह की बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज्यादा पद मांगेंगे, अपने हिसाब से शायद सरकार का गठन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम तस्वीर जब करीब करीब साफ होती नजर आ रही है तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ खास बार्गेनिंग नहीं हुई है। मतलब एक कैबिनेट मंत्री और एक MOS, सिर्फ इसी पर डील हो गई है। तो ये जो विपक्ष जो एक कयास लगा रहा था और विपक्ष जो बात फैलाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं ये तो सरकार शुरुआत से ही खतरे में आ जाएगी, ये तो बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आया ऐसा। प्रखर जी, आप वरिष्ठ और बड़े कुशल पत्रकार हैं, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो कल प्रधानमंत्री ने जब बैठक की थी परसों एनडीए के नेताओं के साथ, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था सभी को। उन्होंने कहा था ब्रेकिंग न्यूज जो भी आपके आती है टेलीविजन पर, उस पर तनिक भी विश्वास मत कीजिएगा। ये जो भी होते हैं, चाहे आप तो खैर राष्ट्रीय चैनल हैं तो आपकी एक अपनी एक दूसरी गरिमा है करने की, लेकिन जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, आप ठीक कह रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया है, हर जगह तरह तरह की जो कल्पना की जा रही थी कि ये बार्गेन हो रहा है, इतनी सीटें मांग रहे हैं, इतने नंबर पे इतने मार रहे हैं, जो आप भी हम भी और ऋतु जी सबने पिछले 10 वर्षों से या विशेष तौर पर 2 बार या जितनी भी मंत्रिमंडल में बदलाव हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, यदि किसी ने देखा है, ध्यान दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी की ये शैली नहीं है कार्य करने की। और ये गोपनीयता की बात नहीं है, एक गंभीरता की बात है कि जो करना उनको होता है वो अपने ढंग से करते हैं। भले ही इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत ना हो, पहले भी एनडीए की सरकार थी, उसके 14 में भी एनडीए की सरकार थी। ये अलग बात है कि प्रचंड बहुमत होने के नाते लोग सामान्य तौर पर भाजपा की सरकार कहते थे। तो प्रधानमंत्री जहां जितना मुझे देख करके, उनको पढ़ करके, सुन करके अनुभव हुआ है, वो इन सब चीजों के पीछे नहीं जाते हैं। उनके मस्तिष्क में, उनके ध्यान में सदैव एक ही बात रहती है कि देश के कल्याण के लिए, देश की कार्य और प्रगति के लिए, विकास के लिए जो आवश्यक होता है वो करेंगे। इसलिए जो उनके मित्र हैं, सहयोगी मित्र हैं, चाहे वो जदयू के हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के हों, या छोटे जो हैं, उन सब के साथ जिस प्रकार की वो चर्चा करते
हैं वो उन दोनों के बीच में होती है। इसको हम लोग प्रयास करते रहे जानने की, चैनल्स प्रयास करते हैं, पत्रकारों का कार्य ही है कि अनुमान लगाते रहे। लेकिन आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा था पिछले 48 घंटों में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हीरामन जी, जहां आपने जिक्र करा नेशनल ब्रॉडकास्टर का गरिमा की, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद ये भी देखा, जब आप कहते हैं कि किसी तरह से ये खबर बाहर नहीं आती है कि कौन सा मंत्रिमंडल या कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया जा रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, तो वो जो एक गोपनीयता है वो भी 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में इस पर भी काफी काम किया गया है। यानी कि मीडिया के हवाले से बहुत सारी खबरें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से बाहर आनी खत्म हुई हैं। ये भी एक बदलाव देखा गया। इस पे भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान और बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बस बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मोदी 3.0 में स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद, करीब करीब 1 घंटे बाद, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और भारत के वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, संभावित मंत्रिमंडल पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीके दुबे साहब। डीके दुबे साहब, CCS को लेकर बहुत बातचीत हो रही थी। ये बातचीत हो रही थी कि CCS में जगह मिल सकती है किसी सहयोगी दल को, क्योंकि अटल जी के समय ऐसा हो चुका है। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, लेकिन अब जो तस्वीर साफ बनती नजर आ रही है उसमें CCS के जो मंत्री रहेंगे वो करीब करीब तय हो गया है कि वो बीजेपी के ही रहेंगे। ये कितना बड़ा संदेश है, डीके दुबे साहब? उन लोगों में से तय करना आवश्यक होता है, और चूंकि निर्णय सरकार को, प्रधानमंत्री को करना होता है, तो निर्णायक मंडल जो CCS का रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए उसको पार्टी सिस्टम से नहीं देखना चाहिए, उसको योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर देखना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन अनुभवी लोग हैं जिनके माध्यम से हम निर्णय ले सकते हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ शुक्र नीति पहले रही है, और शुक्र नीति में 3 अलग अलग चीजें कही हैं। पहला तो राजा है, राजा का एक ऐसा मंडल जो उसका सलाहकार हो, और दूसरा जो उसको पालन करवा सके। तो सलाहकार मंडल के रूप में आज की तारीख में CCS रहता है। तो क्या वो सहृदय हैं? सहृदय से मतलब रहता है कि राजा के बहुत नजदीक लोग होने चाहिए और बहुत अनुभवी होने चाहिए। अनुभवी नहीं होने चाहिए, बहुत अनुभवी होने चाहिए, ताकि वो बारीकियों से निर्णय लेने में सक्षम हों। इसलिए मुझे लगता है कि जो सहयोगी दलों की बात कह रहे हैं, अब इस समय एक बार सिर्फ अपने दर्शकों को इतना बता दें कि राष्ट्रपति भवन में लगातार संभावित मंत्रियों की आने की मतलब एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप उन दृश्यों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हरदीप सिंह पुरी को आपने देखा अभी आते हुए, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मनसुख मांडविया वहां पर पहुंच गए हैं। इस तरह से लगातार शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, परिवार समेत वो पहुंचे हैं। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत चर्चा हुई, विपक्ष ने बहुत हमला किया ऋतु बीजेपी पर कि शिवराज सिंह चौहान जी को चुनाव जीतने के बाद भी, मध्य प्रदेश का चुनाव जितवाने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन पीएम मोदी जब उनका चुनाव प्रचार करने गए थे विदिशा, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैंने अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूं। नतीजा देखिए, 8.5 लाख वोटों से, करीब करीब इतने ही वोटों से वो चुनाव जीतकर आए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा होंगे पीएम मोदी की सरकार में। और हमारे साथ अनिल बंसल जी भी। अनिल
अनिल बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लेकर जब भारतीय राजनीति की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार 9 मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि मिशन 2027 जो है वो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। देखिए, मिशन 2027 तो प्रखर जी है ही, पर आप इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि राजनाथ सिंह जी, खुद प्रधानमंत्री जी, वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश का इस मायने में भी बहुत महत्व है। 80 लोकसभा सीटें हैं, अभी भी बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती हैं, और यहाँ भाजपा की दूसरी बार राज्य में सरकार है, जो प्रचंड बहुमत की सरकार है योगी जी की। तो इतने बड़े प्रदेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और 80 के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ये ऐसा नहीं है कि उसको कोई अनुपात में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुत अधिक नहीं है 80 के संदर्भ में। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने तो उदारता दिखाते हुए, जो महाराष्ट्र के अपने मंत्री हैं, जो किसी उनकी दल का कोई लोकसभा सदस्य भी नहीं है, आठवले जी, उनका भी नाम है कि उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये तो बहुत सामाजिक संतुलन है, और उसमें जातीय संतुलन है, उसमें योग्यता का संतुलन है, अनुभव का संतुलन, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी हैं, जनजाति हैं, सब महिला हैं, कोई वर्ग उसमें, किसान पृष्ठभूमि के भी हैं, मजदूर पृष्ठभूमि के भी हैं, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी उन्होंने अनदेखी की हो या सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश न की हो। जो बात आप कर रहे थे सीसीएस की, मैं उस पर जरा कहना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना मंत्रिमंडल है, यहाँ चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश कुमार जो वरिष्ठ हैं, वो कोई मंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो अपने दलों से जिनको बना रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो उतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता नहीं है। तो इस तरह का कोई भी सेंसिबल आदमी, कोई भी समझदार आदमी, अगर आपको टिकाऊ गठबंधन की सरकार चलानी है तो इस तरह की कोई जिद या शर्त नहीं लगाएगा। तो ये कयास तो चलते रहते हैं, और चलने में कोई इसमें ऐसी, हम लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं होते, क्योंकि ये काम ही है कयास, राजनीति खेल ही कयासों का है। पर प्रधानमंत्री का अपना तौर तरीका है काम करने का, वो कयास, अटकल, आशंकाएं और ये सब संभावनाएं, इन सब पर वो परवाह के बिना अपने ही नजरिए से, अपने अनुभव से, बिल्कुल, और वो उनके जो भी फैसले होते हैं कई बार चौंका देते हैं, और इस बार भी लगता है कि शायद 1-2 नाम ऐसे अचानक आ सकते हैं जो चौंका सकते हैं। हमारे साथ रायपुर से सोमेश पटेल जुड़ चुके हैं। सोमेश, 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत कर आई, और आपने जो कहा था करीब करीब वो अंदाजा सही निकला, हमारी चुनाव के पहले बात हो रही थी। कल मेरी आपके राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके राज्य से कितने मंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा 1। तो साथ में जो लोग, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं 2-3 हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ से हमेशा करीब करीब 1 ही मंत्री बनता रहा है। और तोखन जी का नाम जो सामने आ रहा है, तोखन साहू, जो बिलासपुर के सांसद हैं, तो ये नाम किस तरह का है, इसे क्या आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जी प्रखर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद 5 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 2004, 2009, 2014 और 2019 और अब 2024 में बीजेपी को लगातार यहां से जीत मिलती आई है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीट मिली थी, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 10 सीट पे आई थी, 2014 में भी 10 सीट मिले थे, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को 11 में से 10 सीट मिले हैं। मैं दूसरी तरफ बात करूं, जिस तरह से आपने बात की, आपसे भी मेरी बातचीत हुई थी लगातार चुनाव को लेकर, तो हमने लगातार ग्राउंड जीरो पर जब जाकर देखा कि ग्राउंड पड़ताल देखा, तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। और दूसरी तरफ जो बिलासपुर के सांसद है तोखन साहू, काफी किसान, गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं 2005 सरपंच, 2013 में ये विधायक बनकर आए, अब 2024 में जो वहां से लोकसभा चुनाव हुए तो वहां पर उन्होंने 1 लाख वोटों से वहां पर जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं इनका जो नाम सामने आ रहा है, तो इनको यहां पर मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरी तरफ जो मोदी कैबिनेट की दौड़ में जो बृजमोहन अग्रवाल हैं, करीबन 5 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी, इनका भी नाम चल रहा है। दूसरी तरफ जो संतोष पांडे हैं, राजनांदगांव लोकसभा सीट से आते हैं, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रह चुके भूपेश बघेल को वहां से उन्होंने चुनाव से हराया था। तीसरा नाम विजय बघेल का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में इनको भी जगह मिल सकती है। जी प्रखर। जी बिल्कुल सोमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हीरामन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हीरामन जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे हैं या फिर एनडीए की सरकार के साथ ही उन तमाम चेहरों को जो शामिल किया जा रहा है, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनके क्या संकेत संदेश हैं।
लेकिन क्या किस तरह से आप देखते हैं 2024 के शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर 14 और 19 के सिलसिले को जारी रखते हुए पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, हिंद महासागर के 3 करीबी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। एक बड़ा संदेश और विश्व की नजरें थी इस पूरे चुनाव पर। जी नितिन जी बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ देर पहले प्रखर जी ने जो प्रश्न किया था कि हम कितना भी कयास लगाते रहें, कितना भी अनुमान लगाते रहें, लेकिन क्या करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, किस प्रकार की वो डगर दूसरों के लिए बनाते हैं, क्या उनकी एक शैली है अपनी, उनका एक स्टाइल है और अंग्रेजी में इसको चस्पा है उनका अपना, उस स्टाइल में तो वो एक परिपाटी बनाते हैं। तो उन्होंने 2014 में जो प्रारंभ किया था कि पड़ोसी देशों में जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया था और उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इस प्रकार उनकी वो हमेशा एक रास्ता बनाते हैं दूसरों के लिए, ये उनकी एक प्रमुखता है और मुझे लगता है यही उनकी अपार सफलता और लोकप्रियता के पीछे कारण भी है। वो जो भी काम करते हैं वो इस शैली में करते हैं कि वो हम और आप बैठ करके यहाँ चर्चा करते रहें, दुनिया के लोग चर्चा करते रहें और भारत में चर्चा करते रहें। जहाँ तक मंत्रिपरिषद के गठन की बात है, वो उन्होंने पूर्णतया संतुलन बनाया है। एक सीमा जो बनी है इस बार, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत स्वयं से नहीं प्राप्त है, फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से जिस प्रकार से गठन किया है, जिस प्रकार से मंत्रियों के पदों का जो बंटवारा होगा विभागों का कल तक जो साफ हो जाएगा, तब भी हम देखेंगे कि उनकी अपनी छाप, उनके अपने हस्ताक्षर हर उनके निर्णय में होते हैं। जितनी भी स्थिति होती है, ये मुझे लगता है ये हमको हमेशा अंडरलाइन करना होगा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं नरेंद्र मोदी जी एक अपनी जो उनकी छवि है, काम करने की शैली है, इसीलिए आज के जो चाय पर बुलाया था सभी संभावित मंत्रियों को, उसमें जो उन्होंने चर्चा की होगी, आप लोगों को पता होगा, दुनिया को नहीं पता है क्या बोल रहे थे, लेकिन यही कहा होगा कि सभी को कार्य करना है। और मैं एक बार और स्मरण कराता हूं आपको, ये 2019 के चुनाव के बाद इस प्रकार के जब अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम सबको कार्य करना चाहिए, छपास और दिखास की जो परिभाषा है, जो लालसा है, उससे बच करके रहना चाहिए। ये उनका अपना कार्य है। और हीरामन जी, आज की भी जो बातचीत हुई संभावित मंत्रियों से, उनमें से कुछ ने जो बातचीत बाहर की कि क्या प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, उसमें यही बाहर निकल के आया कि विभागों से ज्यादा योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी सबको। साथ ही साथ जिस सवाल को हमने आपके सामने रखा 14 और 19 में, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्या आप मानते हैं 2014 में एक पैराडाइम शिफ्ट आया भारत की विदेश नीति में, तो ये संदेश 2024 से भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ देना चाहते हैं, जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे। और यदि आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 4-5 दिनों में विशेषतया 5 तारीख के बाद से 4 तारीख से ही जिस प्रकार के संदेश और जितने देशों से आए हैं, मुझे लगता है हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन हैं, सबके संदेश आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को आजकल पता चल जाता है। तो जो लोकप्रिय हैरत की बात थी कि जब एनडीए की बैठक भी नहीं हुई थी, उसके पहले से बधाई संदेश आने लगे थे। मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उनकी ये दर्शाता है कि विश्व में उनका स्थान क्या है। और हर प्रकार से यदि देख लें, कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मुझे लगता है आज की तारीख में, अब तक पिछले 4-5 दिनों में नहीं बचा होगा जिसने अपनी हाजिरी न लगाई हो। ये एक जो उनकी काम करने की जो क्षमता है, जो लोगों को लुभाने की क्षमता है विश्व के नेताओं को, और विश्व के नेताओं को साथ लेकर के चलने की जो क्षमता है, वही दर्शाता है। जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर हम करेंगे चर्चा इन तमाम विषयों पर ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब।
और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अब से और थोड़ी ही देर में 6:30 बजने जा रहा है। 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम मोदी बनने का जहां देश और विदेश की नामचीन हस्तियां उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, वहीं इसमें एक नाम हरियाणा के जिला जींद के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान को भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण राष्ट्रपति भवन की ओर से दिया गया है। सुनील जागलान ने 15 जून 2015 को अपने गांव से सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, जिससे प्रधानमंत्री काफी खुश हुए थे और उन्होंने इस अभियान की प्रशंसा न केवल रेडियो पर मन की बात में की थी, बल्कि विदेश में भी उनके इस अभियान की प्रशंसा की थी। जी हाँ, बिल्कुल। और जागलान साहब का जब ये सेल्फी विद डॉटर आया था जी के कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज 9 जून सेल्फी विद डॉटर दिवस, जो कि बेटियों का दिन है, उसी दिन प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और हमें विशेषतः इस अभियान से लगाव के साथ प्रधानमंत्री के कहे गए शब्दों की जो ऊर्जा पूरे विश्व भर में फैली है, जिससे लोगों का बेटियों के प्रति जो प्यार प्रेम था वो आज पूरी दुनिया देखने वाली है। हम जैसे सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए बड़े गर्वित क्षण है कि बीबीपुर गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने का मौका मिला है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से मौजूद है। शैलेंद्र, जब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो सुरेश गोपी को मौका मिल रहा है, लेकिन अन्ना मलाई को लेकर बहुत चर्चा थी और ऐसा माना जा रहा था कल परसों तक जो खबरें थी कि अन्ना मलाई को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव तो बिट्टू भी हारे, लेकिन फिर भी उन्हें पंजाब से जो है वो जगह मिल रही है। तो क्या अन्ना मलाई के लिए आगे की और जिम्मेदारियां सोच रखी हैं कि अगर वो अभी तमिलनाडु में अध्यक्ष पद का पद संभालते रहेंगे तो लगता है कि वो बेहतर ज्यादा प्रदर्शन कर पाएंगे, वहां पे पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। शायद किसी वजह से अन्ना मलाई का नाम सामने नहीं आ पाया। शैलेंद्र, बिल्कुल बीजेपी में चर्चा हुई थी और अन्ना मलाई मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर भी एक फीडबैक लिया गया था, लेकिन ये समझा गया कि तमिलनाडु में उनकी ज्यादा जरूरत है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन वोट प्रतिशत के लिहाज से किया है, सीट भले ही नहीं निकल पाई तमिलनाडु में, लेकिन आप देखिए अभी तक के इतिहास में सबसे शानदार मत प्रतिशत के लिहाज से जो प्रदर्शन बीजेपी का अपने दम पर रहा है, तो बीजेपी से और आगे ले जाना चाहती है। और के अन्ना मलाई सबसे बड़े उसके पॉपुलर लीडर हैं। तमिलनाडु की बात करें तो ये माना गया कि प्रदेश में रहना, तमिलनाडु में रहना ज्यादा जरूरी है। तमिलनाडु से एल मुरुगन जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे, जो 2000 वो उनको मंत्री बनाया जा रहा है, पहुंच भी चुके हैं मौके पर। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री शपथ ले रहे हैं 9 की जगह पर, तो पर्याप्त एक तरह से देखे वो जगह उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए दी जा रही है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित और राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद वो चुनकर आते हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो वो बड़े चेहरे तो हैं ही हैं, लेकिन 10 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा रहे हैं, ये संकेत है। तीसरी बात है गुड गवर्नेंस को लेकर आपको बताऊंगा कि तमाम मुख्यमंत्री रह चुके लोग वो सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले भी हमने देखा था 2019-24 में, इस बार वो संख्या बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, वहां से उनका जो अनुभव रहा वो केंद्र में दिखाई दिया जब उन्होंने तमाम योजनाओं को बेहतरीन तरीके से उनकी अगुवाई में लागू हुआ। अब एक और इजाफा होने जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के तौर पर, मनोहर लाल खट्टर के तौर पर, जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हम असम के मुख्यमंत्री रहे नेता को तो हम देख ही रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री 2019। शैलेंद्र, आप और राजेश राज इस समय राष्ट्रपति भवन पर मौजूद हैं। राजेश राज आपका जी शैलेंद्र आपके पास आते हैं। राजेश राज आपका रुख करना चाहेंगे और जानेंगे कि दर्शकों को ये पता चले कि किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। हम जानते हैं कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना कई इतिहासों को रचने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं जहां पर खड़ा हूं ऋतु, हमारे ठीक पीछे का जो हिस्सा है
ये आप देख रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन का गुंबद आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं ठीक इसके नीचे हूँ और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो तीसरी मर्तबा शपथ लेने वाले हैं। और जो देसी विदेशी जो मेहमान हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और धूप के बावजूद जो देसी मेहमान थे वो आकर यहाँ पहले से जगह ले चुके थे और तमाम जो VVIPs हैं और तमाम जो आमंत्रित जो मेहमान हैं वो धीरे धीरे कर आकर सीटों पर बैठना शुरू कर चुके हैं। हम लोग जब दोपहर के बाद यहाँ पहुँचे थे तो कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कुर्सियाँ जो है वो भर चुकी हैं। पूरे नेशनल और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा शपथ लेता हुआ देखने के लिए। और हमारे दाहिने हिस्से में आप अगर देख सके तो कहीं ना कहीं जो फव्वारा ये चल रहा है ऋतु, इसके ठीक दाहिने साइड का जो हिस्सा है वहाँ से VIP एंट्री हो रही है और तमाम जो पूर्व सांसद हैं या फिर आमंत्रित जो सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ से एंट्री पा रहे हैं और अपनी सीटों पर आकर बैठे हुए हैं। पानी पीने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जमीन से लेकर आसमान तक राष्ट्रपति भवन की निगरानी की जा रही है। बिल्कुल राजेश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रखर, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अक्षय कुमार भी वहां पर पहुंचे जहां तमाम संभावित मंत्री दिखाई दे रहे हैं, एक एक कर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। वहीं तमाम वो अक्षय कुमार को बता दूं कि लगातार तीसरी बार वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। गणमान्य तमाम अतिथि पहुंचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विनोद मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे, ये पूरा मतलब आज का दिन बेहद अहम भारत के लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन किस तरह से आप इस पूरे सरकार के गठन के शुरुआती सफर को भी देख रहे हैं? क्योंकि सफर तो शुरू हो गया, प्रधानमंत्री ने जब आमंत्रित किया संभावित मंत्रियों को और एक एजेंडा सामने रख दिया। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने 2014 से देखा, 2019 में भी देखा और 2024 में भी हम देख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का जो एक रहा है मॉडल में, अपने शासन में, प्रणाली में, अपने काम करने के स्टाइल में, तो वो जनभागीदारी के साथ अगर वो काम करते हैं तो इसमें भी जब ओथ सेरेमनी लेते हैं उसमें भी समाज के लगभग हर वर्ग का एक उसमें रिप्रेजेंटेटिव लोग हों, उसमें सारे लोग आए। तो ये 8000 लोगों के जब हम ये गेस्ट लिस्ट में नाम देखते हैं तो हम उसको देखें कि वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें आए हैं। VIP की तो हम तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मन की बात में जो एक आइडल बने हैं इंडिया के लिए, ऐसे भी जो लोग हैं जो विकसित भारत संकल्प में उनका एक बड़ा योगदान है, ऐसे भी कई लोग हैं जो अनसंग हीरो हैं। तो ये जो देश में एक आप कलेक्टिवनेस की बात जब आप कहते हैं तो ये इस तरह के जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ओथ सेरेमनी होता है तो आप उसमें एक यूनाइटेड भारत का वो तस्वीर भी आप हम देखते हैं। रही बात जब प्राइम मिनिस्टर ये तीसरी बार ये ओथ लेने जा रहे हैं, इसी राष्ट्रपति के प्रांगण में हमने देखा है वो सारी उत्सुकता और देश में की जो नजर है आज प्राइम मिनिस्टर का, वो एक इतिहास बनते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिख रहा है। जो इस देश में प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के बाद ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो ये तीसरी बार के प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ की जो कहानी है नीतू, वो इंपॉर्टेंट ये है कि देश में चौथी बार का ये एनडीए कोalition भी एक तरह से वही कोalition अपना दोहराने जा रही है कि 3 बार के बाद तीसरी बार एनडीए कोaliशन चौथी बार विनोद जी, हम आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके हैं, अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ, डिफरेंटली तो जो बात की मोदी कह रहे थे कि इस एनडीए कोalition के बारे में ऋतु कि ये कोaliशन जो है एक ऑर्गेनिक कोaliशन है, एक नेचुरल कोaliशन है। वो भी एक तस्वीर अगर आप इसमें देखें तो आज दिन भर की जो खबरें हम लोग देख रहे थे, आपने कहीं कोई रिएक्शन नहीं देखा होगा, कहीं किसी तरह का ये बात नहीं देखा होगा कोalition में किसी तरह की बात को। तो ये लगता है कि जो लोग अभी तक सरकार के सको सुभाव उठा रहे थे, जो लोग बता रहे थे कि सरकार का फंक्शनिंग क्या होगा, तो ये बात पक्की हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 100 दिन का एजेंडा इलेक्शन पहले से रखा था उसी कंटिन्यूटी में आज हम ओथ सेरेमनी के बाद कई तस्वीरों को बताते चले दर्शकों को भी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वो पहुंच चुके हैं। विनोद जी, अपनी बात को आप आगे रखिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जी प्रखर, आगे बढ़ाएं इस चर्चा को। तो चर्चा करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं और मेहमान भी बहुत हैं हमारे साथ, और धीरे धीरे समय 7:15 बजने वाला है, और 7:15 बजने का मतलब है कि देश इतिहास का एक नए पल का गवाह बनेगा। और जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो हीरामन जी मेरे साथ हैं, और हीरामन जी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। हीरामन जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम देखें कि जब जब देश में गठबंधन की सरकार बनी है तो जिसको कहते हैं ना कि श्री गणेश ही खराब हो जाता है। मतलब जब भी सरकार बनने का जब चर्चा शुरू होती है तो कोई ना कोई एक दल रूठ जाता है, वो ज्यादा सीटें मांगने लगता है। फिर जो रायसीना हिल पर जो है वो गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाती हैं, एक पार्टी दफ्तर से लेकर एक उसमें। लेकिन इस बार हम जो देख रहे हैं इतना स्मूथ, जबकि विपक्ष ने आग में घी डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। हीरामन जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रखर जी। अभी विनोद जी ने भी कहा कि जितनी भी आशंकाएं, जिस प्रकार की जिनको अंग्रेजी में गॉसिप कहते हैं, या जो भी अनुमान लगाए जा रहे थे, उनके बिल्कुल विपरीत एकदम शांति और तरल रूप से सब कुछ हो रहा है। और जो चर्चा हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, विनोद जी के आने से पहले हम लोग कर रहे थे कि चाहे वो JDU हो, चाहे वो TDP हो, उनके अतीत के अनुभवों को सबको लेकर के जो चर्चा चल रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी 2 बार की जो सरकार चलाई थी, वो गठबंधन की सरकार चलाई थी, उसको देखें और आज को देखें। और पिछले 2 बार से भी NDA का गठबंधन था, उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड अपना बहुमत रहा हो, लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं 2019 को छोड़ करके, जब TDP छोड़ करके चली गई थी। जब भी कोई छोड़ता है गठबंधन तो उस चर्चा में बन जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को यह आभास भी है, और उनकी, जैसे मैंने कहा कि उनके कार्य की शैली है, उनका जज्बा है, ऑडेसिटी है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के विकास की जो संकल्पना उनके मन में है, चाहे वो 2047 की जो उनको भाव हो, या 100 दिन का हो, 125 दिन का हो, ये भी जो ये अपने प्रण लेते हैं, उसके प्रति जो कार्य करने की उनकी जो मंशा है, जो उनकी कल्पना है और संकल्प है, उसको पूरा करने के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। मुझे लगता है जो भी चर्चा हुई होगी अपने सहयोगियों के साथ, वो हमें और आपको पता नहीं, कभी पता नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत ही, आपका वर्ड यूज करते हैं, स्मूथ था। किसी को कहीं अभी तक पता नहीं चला है, कोई भी, चाहे पत्रकार हो, चाहे विरोधी पार्टी के लोग हों, जो भी हैं, तो बिल्ली के भाग से छींका टूटने की कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है। हमारे साथ अनिल बंसल जी भी हैं। अनिल बंसल जी, एक बड़ा सवाल जो मंत्रिमंडल के गठन से बीजेपी अध्यक्ष तक जाता है, क्योंकि JP नड्डा साहब का जो कार्यकाल था वो 30 जून को खत्म होने वाला था। और फिर जो 2 नाम आगे बार बार आ रहे थे सामने, विनोद जी आपको भी इसका जानकारी होगी कि एक शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया था कि हो सकता है वो संगठन में बड़े मजबूत है तो शायद वो अगले बीजेपी अध्यक्ष बने। फिर एक नाम CR पाटिल सामने आया था कि गुजरात में बड़े अच्छे से उन्होंने जो है संगठन को खड़ा किया है। लेकिन अब JP नड्डा भी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, और CR पाटिल भी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। तो ऐसे में अनिल बंसल साहब, बीजेपी की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी, क्या हो सकता है आगे, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? अनिल बंसल साहब। लगता है अनिल बंसल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। विनोद जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसका कोशिश करता हूं आप जवाब देने का, कि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि JP नड्डा के आने के बाद, क्योंकि JP नड्डा अगर राज्यसभा से अभी हैं और राज्यसभा में अगर है तो इसका मतलब है कि पीयूष गोयल को लोकसभा जीतने के बाद राज्यसभा में हो सकता है कि बीजेपी का सदन का नेता JP नड्डा होने वाले हैं। जी।
तो ये जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर एक जिम्मेदारी उनकी अगर ये बनती है तो जाहिर सी बात है कि 30 जून का जो आपने बताया था कि उनका एक्सटेंशन था बीजेपी का, तो बीजेपी के सामने में एक ये जरूर रहेगा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में उसकी एक जिम्मेदारी होगी। और जिम्मेदारी बहुत बड़ी इसलिए भी है कि 1 महीने 2 महीने के बाद बीजेपी कम से कम 3-4 स्टेट में लगातार इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो इस तरह का जो एक चैलेंज है वो सामने में है। लेकिन अब सवाल ये है कि जेपी नड्डा के बाद आने से, मंत्रिमंडल में आने से ये बात तो तय हो गया कि राज्यसभा के वो अभी हैं सदन के नेता वहां पे, तो सदन के नेता के रूप में ही पीयूष गोयल के बाद शायद जेपी नड्डा ही होंगे, ऐसे तस्वीर दिख रही है। रही बात कि इसकी संभावना जब आप करते हैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में, तो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। इसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई एक स्पेकुलेशन होता हो कि इस तरह के ये बनेंगे कि पार्टी में जो अनुभवी लोग हो रही थी, विनोद जी बातचीत हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा संगठन में पहले भी काम कर चुके हैं। पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार से अधिक का तो कोई बीजेपी का है नहीं, जो बीजेपी का जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए कि हो सकता है इसमें और कई चेहरे हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि संगठन में उनकी जो बड़ी भूमिका बनाने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा उसमें कि उनके पूरे स्टेट के साथ में कोalition का जो अभी सरकार है उसके साथ उनका किस तरह का अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दौर में जब एनडीए आपके साथ में कोalition है तो उसके साथ में भी आपका एक कम्युनिकेशन, आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूपी अभी एक बड़ा स्टेट है, वहां एक बड़ा चैलेंज आप सामने में है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो अब ये तय होना बाकी है कि बीजेपी के कौन चेहरे होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो संगठन के बहुत मजबूत और बहुत कद्दावर लोग। चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनिल बंसल जी, जिस तरह के संकेत विनोद जी भी दे रहे हैं, अभी तक का मंत्रिमंडल की एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह और यहां तक बहुत सारी चीजें बहुत स्मूथ जा रही हैं, लेकिन मसले मुद्दे जो रहे हैं अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान भी और 14 और 19 के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को रखा है उसमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा, किन मुद्दों को लेके एक बड़ी चुनौती होगी कि घटक दलों के साथ एक सामंजस्य बना के चला जा सके। देखिए रितु जी, आप जो बात उठ रही है ना कि अटकलें लग रही थी, ये होंगे नुक्ताचीनी, उसकी संभावना इसलिए नहीं थी कि ये प्री पोल अलायंस है। अनिल जी, सिर्फ अपने दर्शकों को इतना बता दें कि शाहरुख खान भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में, मुकेश अंबानी भी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, बिजनेस, हर क्षेत्र से जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में लोग शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देवतुल्य आम कार्यकर्ताओं को भी, जो बीजेपी की देवतुल्य आम कार्यकर्ता कहा जाता है जिन्हें, उनमें से भी कई को मौका मिला है इस शपथ ग्रहण समारोह को का साक्षी बनने के लिए। और निश्चित तौर पर यह साक्षी बनना मतलब साक्षात आप इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि 1962 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेगा। जी अनिल बंसल जी, आप अपनी बात को आगे मैं ये कह रहा था रितु जी कि जो एनडीए प्री पोल अलायंस है उसको मेजोरिटी काफी कंफर्टेबल मिली है। 272 के बजाय उनको 293-94 का नंबर मिला है, तो इसलिए कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं था। अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत न मिलता, 10-20 सीटों की कमी पड़ती, किसी और सहयोगी की आवश्यकता पड़ती, तब मोल तोल जोड़ तोड़ सौदेबाजी की बात हम कर सकते थे। यहाँ तो टेस्टेड अलाइज हैं, मिलकर चुनाव लड़े हैं, तो कोई कैसे किंतु परंतु कर सकता है? वो भी उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। मतदाताओं से मिलकर सबने इकट्ठा वोट मांगा है और ये मैच्योर पार्टी है, टीडीपी भी, जनता दल भी, उनको समझ आता है कि अभी हम ये सीधे चुनाव से आ रहे हैं। तो इस समय कोई इस तरह की कोई आशंका या संभावना मुझे शुरू से ही नजर नहीं आ रही थी। और ये नंबर बहुत बड़ा है, 272 के बजाय ये 294-95 का नंबर है, इसलिए सरकार। अच्छा अनिल जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या ये नंबर जो है ये अभी और भी बढ़ सकता है एनडीए का? हाँ, संकेत मिलना शुरू हो गए? नहीं, अभी 18-20 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी मतलब गैर, जो भाजपा राजग गैर राजग है उसमें भी नहीं है, वो इंडी गठबंधन में भी नहीं है। तो ऐसे लोग आते हैं, समर्थन करते हैं सकारात्मक, सरकार अच्छे काम करती है तो उसको समर्थन भी बढ़ता जाता है। तो मुझे कोई समर्थन का संकट सरकार को लगता हुआ किसी भी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। वो जो सरकार का, देखिए विकास का जो एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी का मुख्य एजेंडा विकास है। देश को जो अमृत काल की बात है, 2047 तक विकसित देश बनाना है, इसमें कौन आपत्ति करेगा, तो कौन टांग अड़ाएगा, कौन व्यवधान पैदा कर सकता है? क्या हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल से आए हों, किसी भी राज्य से आए हों, ये उनके लिए गर्व की बात नहीं होगी कि हमारा देश जो है विश्व में एक महाशक्ति बने, एक विकसित देश बने, सब लोग खुशहाल हों,
तरक्की करें, तो इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? कोई ये प्रधानमंत्री का निजी एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र के विकास का एजेंडा है, देश के गौरव का एजेंडा है। और मुझे लगता है इसमें और प्रबल, और इसमें तो मुझे लगता है जो विपक्ष है उसको भी ये सकारात्मक काम है, इसमें और सहयोग करना चाहिए सरकार का। कोई अड़चन या अड़ंगेबाजी नहीं डालनी चाहिए, ऐसी उनसे अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, भोपाल से हमारे साथ श्रेयस भी जुड़ चुके हैं, और भोपाल की जब बात हो रही है तो मेरे को लगता है पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान के लिए हो रही होगी, क्योंकि मामा के नाम से विख्यात हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में श्रेयस। तो लेकिन ना केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि मध्य प्रदेश से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फिर से मंत्री बन रहे हैं, बल्कि वीरेंद्र खटीक और सावित्री ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है। तो मध्य प्रदेश जिसने 29 में से 29 सीटें बीजेपी को दी, अब मध्य प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? श्रेयस, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर पिछली बार देखें तो पिछली बार जो है 6 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश को मिले थे केंद्र में, लेकिन इस बार लिहाजा देखा जा रहा है या माना जा रहा है कि इस बार जो है तकरीबन 3 से 4 जो है वो कैबिनेट मंत्री, और वहीं राज्य मंत्री की भी बात करें तो 4 से 5 जो है राज्य मंत्री मध्य प्रदेश से बन सकते हैं, जिसमें सबसे अगर आगे बात की जाए नामों की तो सबसे तेज नाम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र खटीक और ऐसे तमाम बड़े नेताओं की चल रही है। आज प्रधानमंत्री आवास पर जब बैठक हुई थी तब भी ये नेता वहां पर देखने को मिले थे, और ऐसा माना जा रहा है कि ये वहां पर वही नेता बुलाए गए जिनको मंत्री पद की शपथ दिलवानी जानी है। देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 29 सीट जो है इस बार केंद्र को जीत कर दी है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चरणों में जो है वो स्थापित की है। अगर हम बात करें यहां पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने शुरू से कहा था कि इस बार जो है 29 सीटों की माला जो है वो प्रधानमंत्री को वो पहनाएंगे, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि देखिए 29 लोकसभा सीट अपने में बहुत बड़ी मायने रखता है। बिल्कुल, और आप जिस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो शिवराज सिंह चौहान का घर है, और आपके जो उनका घर है उसके पीछे लिखा हुआ है मामा का घर। हम देख पा रहे हैं मामा का घर, जो उन्होंने नया घर जो लिया है उसमें उन्होंने लिख दिया है मामा का घर, और यहाँ पर कोई भी जा सकता है, मिल सकता है, और यही नतीजा है कि 8.5 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतकर आए हैं। ये एक नई पहल भारतीय राजनीति में है। डीके दुबे साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, और एक नाम मुझे जो बार बार चौंका रहा है इस पूरे मंत्रिमंडल में वो रवनीत सिंह बिट्टू का, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे और उनके जो इंटरव्यू आए आज जो दिन भर उन्होंने अपनी बातचीत की है, और मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। यहाँ पर अभी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह में, और धीरे धीरे विशिष्ट अतिथियों का सिलसिला आने का तेज होता जा रहा है, और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी, और करीब करीब सिर्फ 29-30 मिनट बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। तो डीके दुबे साहब, हम बात कर रहे थे रवनीत सिंह बिट्टू की, कि ये पंजाब से इस नाम ने बड़ा चौंका दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी का परसेंटेज बढ़ा, अकाली दल से भी ज्यादा वोट प्राप्त हुए, तो ऐसे में ये रिवॉर्ड दिया गया है और भविष्य की तैयारी की गई है। क्या लगता है डीके दुबे साहब आपको? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। मुझे जहां तक लगता है कि पंजाब में इस समय डिस्टर्बेंस चल रहा है, और पंजाब अपने नेचुरल चाल में नहीं चल रहा है, इसलिए पंजाब से प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है। अब जो कैंडिडेट उनको दिखाई दिया, जो उनके लिए सूट कर रहा होगा, वो उस कैंडिडेट को वो शपथ दिलवा सकते हैं। इसलिए क्योंकि पंजाब में अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस हैं। आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे थे और जाते समय वो वापस आए थे क्योंकि सिक्योरिटी इशू आ गया था जी। और उसके अलावा इस समय पंजाब के अंदर किस किस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पंजाब को एड्रेस करना अति आवश्यक है। इस समय पहुंच चुके हैं। डीके दुबे साहब, ये थोड़ी सी मतलब दर्शकों को बताने के लिए कि कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे, ये बीच बीच में हम आपको हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके लिए माफी चाहूंगी जी। वो दृश्य हम दिखा रहे थे कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड भी इस समय शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। जी दुबे साहब, आप अपनी बात पूरी करें सर। तो क्या है कि ये जो मंत्रिमंडल जब भी बनता है तो कुछ तो समीकरण इस बात के हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसा है, दूसरा समीकरण इस बात का भी बनाने की आवश्यकता रहती है, और जो मुझे लगता है कि एड्रेस कर रही है सरकार, वो ये है कि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होना अति आवश्यक है। और पूरे देश के रिप्रेजेंटेशन का मतलब साफ होता है कि कोई भी राज्य अछूता ना रहे।
अब हमारे पास कोई चुनकर वहां से ना आया हो तो राज्यसभा के माध्यम से देखा जाएगा, और अगर कोई चुनकर कोलिशन से आया है तो उसको देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय सरकार है, तो राष्ट्रीय सरकार दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं, जब आप ये बात बोल रहे हैं तब मेरे पास में जो विनोद मिश्र जी बैठे हुए हैं वो थोड़ी असहमति सी जता रहे हैं। मैं असहमति नहीं जता रहा हूं जी, एक अलग पॉइंट है हाँ, ये वैल्यू एडिशन करना। विनोद जी आप अपना वैल्यू एडिशन करें, उसमें सिर्फ एक मिनट के लिए आपको रोक। भूटान के पीएम शेरिंग तोंगवे भी अब पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भवन इस समय दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। जी विनोद जी आप अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं दुबे साहब, मैं आपका जस्ट एक इसमें वैल्यू एडिशन इसलिए कह रहा हूं कि आप जरूर आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन पंजाब में पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी अकेले सिंगल पार्टी के रूप में, इसका कोई कोएलिशन नहीं था, और बीजेपी ने पंजाब में 18% से ज्यादा इस बार बीजेपी ने वहां वोट शेयर लिया है। कह सकते हैं कि अकाली से भी ज्यादा सीट शेयर जो है, वोट शेयर जो है इस बार बीजेपी को मिली है। तो आपको पंजाब ने एक तरह से एस्पिरेशन दिया है कि बीजेपी एक सिंगल पार्टी के रूप में भी अगर पंजाब में लड़े और अपने दमखम से लड़े तो पंजाब में उसकी संभावनाएं हैं। और इस संभावनाएं में जब आपने देखा कि कांग्रेस के दिग्गज पुराने मंत्री, खुद चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी को एक आधार बनाने में जो अलग अलग पंजाब का अगर आप लेंगे तीनों रीजन में, तो उसमें बीजेपी के कैडर भी बने हैं और बीजेपी को एक बड़ा मजबूत आधार बने हैं। बिट्टू का जो परिवार है, आप जान सकते हैं कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के परिवार का उस समय का टेररिज्म का जो पंजाब में उस समय का उस परिवार ने कितना मजबूती से वहां पे ये अपना एक लोहा लिया है। तो ये डेमोक्रेसी के मामले में अगर आप कहें तो उसके बिट्टू का बेअब सिंह परिवार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बिट्टू के आने से पंजाब में एक चार्ज होता है, वहां के लोकल कार्यकर्ता से लेके पंजाब का जो वोट शेयर है 18%। मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर पंजाब में इलेक्शन होंगे और बीजेपी अगर सिंगल पार्टी के रूप में भी वहां जाती है तो बीजेपी बहुत बेहतर कर सकती है। बिल्कुल जो ये लोकसभा का पंजाब को इलेक्शन लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से अब आगे बढ़ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंच गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना विदेशी मेहमानों में से कि वो मेहमान हैं जो तीसरी बार इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रही हैं। पड़ोसी मुल्कों को खास अहमियत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी पहले यानी कि नेबर फर्स्ट की एक उसके साथ अपनी बेटी के साथ हैं वो इस समय। जी हीरामन जी आप कुछ कहना चाहें? ये जो आपने बोला कि जो उनकी एक छाप है, एक छवि है, अभी विनोद जी भी बोल रहे थे कि जो विश्व के नेता हैं वो सहज ही चले आते हैं, और आपने देखा कि सुपरस्टार रजनीकांत इतने बड़े बड़े लोग हैं और शेख हसीना अपनी बिटिया के साथ आई हैं। जो नारी शक्ति का जो नारी शक्ति वंदन और नारी सशक्तिकरण की जो नीतियां रही हैं और जिसके विषय में इतने प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको आप देखिए तो अनेक प्रकार के जो लोग यहाँ पे आए हैं विविध क्षेत्रों से। और अभी प्रखर जी बोल रहे थे कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वीवीआईपीज और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीपल, एक आम जन भी आया है, चाहे जो श्रमिक हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, हर प्रकार के लोगों को स्थान दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। और चूंकि हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता जो राज्यसभा में हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी भी मौजूद हैं। और ये तो बड़ा इंतजार था कि खड़गे साहब कल तक बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन में ही ये था कि कोई नहीं जा रहे हैं, तो ये खड़गे साहब का आना आप कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है। डेमोक्रेसी में ये बात होनी चाहिए। विनोद जी, अगर हम पिछली बार की बात देखें तो पिछली बार राहुल जी और सोनिया जी दोनों मौजूद थे जी, लेकिन इस बार सिर्फ लगता है कि खड़गे साहब ही जो है वो नजर आएंगे। हमारे साथ विजयवाड़ा से हमारे संवाददाता अमरेंद्र भी मौजूद है। अमरेंद्र, आंध्र और तेलंगाना को लेकर जो बातचीत हो रही थी कि दोनों ही राज्य जो है बड़े शुभ साबित हुए बीजेपी के लिए, और अगर मैं टीडीपी के दो नेताओं की बात करूं, राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी की, जो अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप अमरेंद्र? जी प्रखर, मैं बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ इस बार टीडीपी ने चुनाव लड़ा और राज्य में 16 सीटें जीती, और जब पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए दो नाम सामने आए तो ये दोनों नाम खासे अहम माने जा सकते हैं। जहां बात करें राम मोहन नायडू की तो वो श्रीकाकुलम से तीसरी बार के सांसद हैं और लगातार वो जीतते आ रहे हैं, एक बड़े मार्जिन से जीतते आ रहे हैं, और
टीडीपी जो नेता है चंद्रबाबू नायडू उनके खासे करीबी माने जाते हैं। और एक और खास बात है राममोहन नायडू की कि राममोहन नायडू के पिता जो है वो लगातार लंबे समय से श्रीकाकुलम से सांसद रहे हैं और मोदी की माफ करिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार थी तो उस दौर में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो एक बड़ा विश्वास वाला परिवार माना जाता रहा है और टीडीपी के फाउंडर सदस्यों में से रहे। एक तो यह, और राममोहन नायडू के नाम पे एक और रिकॉर्ड होने जा रहा है कि इस बार जब शपथ लेंगे तो राममोहन नायडू जो है सबसे कम उम्र के मंत्री के तौर पे मोदी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल जो राममोहन नायडू की उम्र है वो 36 साल उम्र है और राजनीति में भी उनका आना एक एक्सीडेंटल माना जा सकता है। जैसे मैंने आज कार्यकर्ताओं से बात की तो 2012 में उनके फादर एरन नायडू की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है, तब वो कुछ बिजनेस प्लान कर रहे थे और 14 में वो चुनाव लड़ते हैं श्रीकाकुलम से और एक बड़े मार्जिन से जीतते हैं। इसका 14, 19 और 24 तो ये 3 चुनाव उन्होंने लगातार जीते हैं। तो एक पहला नाम वो है और दूसरा जो नाम आ रहा है, मैं आपको इसलिए यहां पे रोकूंगा कि दूसरा नाम जो आपने कहा पेम्मा सम्मानी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनकी संपत्ति के बारे में बताइए, उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि वो एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है। जिस तरह का उनका पूरा करियर रहा है और मतलब बिजनेस से राजनीति तक पहुंचने का, वो बड़ा ही दिलचस्प है। प्रखर, जैसा मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के ये दोनों जो सांसद है, नवनिर्वाचित सांसद, और जब मंत्री पद में शामिल हो रहे हैं तो दोनों के नाम कुछ खासियतें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे कम उम्र के मंत्री पद में शपथ लेने वाले हैं। ऐसी डॉक्टर पेम्मा स्वामी चंद्रशेखर के बारे में अगर बात करूं तो ये पहली बार टीडीपी से चुनाव लड़े हैं और ये पेशे से डॉक्टर हैं। ये एनआरआई डॉक्टर हैं। इन्होंने एमबीबीएस और एमडी की डिग्री की है और एक बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर जाने जाते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ये सेटल्ड थे और चुनाव चूंकि ये लड़ने से पहले थोड़े टाइम पहले आए और जो इन्होंने अपनी संपत्ति दी है, तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि जितने 543 सांसद हैं उसमें से सबसे बड़ी जो संपत्ति के जो मालिक हैं डॉक्टर पेम्मा स्वामी चंद्रशेखर, जो गुंटूर से पहली बार चुनाव लड़े हैं। हालांकि गुंटूर जो है वो टीडीपी का ही एक घर माना जा सकता है क्योंकि इससे पहले के सांसद जयदेव गल्ला वहां पे आया, उन्होंने इस बार राजनीतिक तौर पर संन्यास लेकर अपने व्यवसाय को करने की बात रखी। तो जब डॉक्टर पेम्मा स्वामी चंद्रशेखर की बात आई तो उसके पीछे का भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। एक बड़ा बैकग्राउंड यह है कि पिछले काफी समय से आंध्र प्रदेश में आधिकारिक तौर पे कोई भी राजधानी नहीं थी और अमरावती को चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में राजधानी के तौर पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। वहां काम किया। हम अभी एक राज्य की चर्चा नहीं कर पाए, वो चर्चा मैं विनोद जी के साथ करना चाहूंगा। विनोद जी, वैसे तो आप पूरे भारत के हर राज्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिहार से जिस तरह के मंत्री चुने गए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार की जब भी बात होती है तो जातिगत एंगल से बात, गृह राज्य भी, और जातिगत एंगल पर बहुत बात होती है, लेकिन कई जानकार ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जाति के एंगल को बहुत ज्यादा बीजेपी ने बिहार में तवज्जो नहीं दी है। तो बिहार से जो मंत्रिमंडल के जो नए चेहरे बनने वाले हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रखर जी, मैं पहले आप जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे मैं वहीं से शुरू करूंगा क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्लोगन था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मध्य प्रदेश ने क्लीन स्वीप भाजपा के लिए किया है, तो उसके पीछे उसके जो एक सोशल कॉम्बिनेशन बना है वो भी हमें समझने की जरूरत है कि वहां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के साथ में शिवराज चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने किस तरह से जो इंडिया गठबंधन के जो सोशल इंजीनियरिंग और वो सारी चीजें उन्होंने एक काउंटर रखी थी, उसको एक तरह से चलने नहीं दिया था। ठीक उसी तरह का आप बिहार में देखें, यूपी में क्यों चला, तो यूपी में मॉडल जो चला सोशल इंजीनियरिंग का कि ये सोशल इंजीनियरिंग कभी बीजेपी का हुआ करता था। 2014 आप देख लीजिए, 2019 में बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग बनाया था उसी सोशल इंजीनियरिंग की एक पूरी कॉपी अखिलेश यादव ने 2024 में करने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ में दिक्कत क्या हुई, जो मध्य प्रदेश ने जो ओबीसी के वहां टॉप लीडर ने काउंटर किया इस सारे र्यूमर्स को, ये सारी चीजों को, वो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका। लेकिन जब आप बिहार आते हैं इसी बात को करते हुए कि बिहार ने ठीक आपके मध्य प्रदेश की तरह किया है, वहां चिराग पासवान, वहां नीतीश कुमार, वहां सम्राट चौधरी, ये सारे बिहार में जो ओबीसी के टॉप लीडर हैं, उन्होंने इस बात को यकीन दिलाया कि जितना ये प्रोपेगेंडा हो रहा था, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक तरह से इनके सारे प्रोपेगेंडा को इन सारे टॉप लीडर ने फेल कर दिया।
सोशल इंजीनियरिंग के का भी आप देखिए कि इतना बखूबी से बीजेपी ने वहां सोशल इंजीनियरिंग की अपने कोalition के साथ में, तो इसलिए वहां जो मन में एमपी में अगर ये नारा था कि एमपी के मन में मोदी, तो वहां अगर बिहार में जो वोट पड़ रहा था उसमें हर वोट जो है वो मोदी के लिए इसी स्लोगन से, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे हम का हो, चाहे वो बिहार में बीजेपी का जितने हो। नाम आए इनमें कोई एक नाम अगर हम बात करें जिसने आपको चौंकाया हो कि ये नाम मुझे चौंका रहा है, ऐसा कोई नाम? मुझे लगता है कि ये सारे ही डिजर्व। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आप ललन सिंह का नाम देख लीजिए। नहीं, ठीक। ललन सिंह वहां जेडीयू के प्रेसिडेंट रहे। सतीश चंद्र दुबे की बात की जाए, हाँ, सतीश चंद्र दुबे का एक बैकग्राउंड रहा है कि वो बीजेपी और संघ से उनका पुराना रहा है। सतीश चंद्र दुबे वहां उस इलाके में बहुत पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो सतीश चंद्र दुबे का पिछली बार भी 2014 से 2019 में भी उनके नाम की चर्चा हुई थी, उस समय भी नहीं हुए थे। तो हो सकता है जो बीजेपी की परंपरा है कि अपने कार्यकर्ताओं को कभी ना कभी मौका देना है, तो इस बार शायद वो फ्रंट पे आ गए हैं जो अभी तक वो बैक पे थे। ये पॉसिबिलिटीज आप कह सकते हैं। बाकी सारे नाम ऐसे हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में फ्रंट पे हैं और वो उनकी एक भूमिका है बिहार की इस कोalition में। जी, संभावित मंत्रियों के एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों को समझ में आ ही रहा है कि कौन कौन से मंत्री अब शामिल रहेंगे इस पूरे